हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज इस लेक्चर में जो हम शुरू करने वाला है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 से। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर देखा जाए तो एक यूनिट इजी यूनिट है आपका। ओके, यहाँ पे भी जो है हम स्कोरिंग कर सकते हैं। ओके, तो अब इस यूनिट में ओवरऑल अगर हम टॉपिक की बात करें कि कौन कौन से पॉइंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं और मेन कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे रहेंगे जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो उस पॉइंट के बारे में अगर मैं आपको डिस्कस करूँ तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पहला होता है आपका बेसिक में पोलर फॉर्म आपको आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उसके बेस पे आप डी मोर्स थ्योरम पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। डी मोर्स थ्योरम एंड एक्सपांशन ऑफ डी मोर्स थ्योरम, तो यहाँ से आपको एक एग्जांपल मिल सकता है। उसके बाद में जो है हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो जाते हैं वो आपका रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। उसके बाद में सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जो कि सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शंस पे बेस होता है। सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वहां से क्वेश्चन आता है। और आपका एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे हम यहाँ पे आगे जो इस यूनिट में देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, और वही क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में उस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम वन बाय वन ये सभी टॉपिक्स कवर करेंगे। आज जो है हम इस लेक्चर में सभी बेसिक जो चीज़ें हैं वो देखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ओके, और इसमें जो भी बेसिक है वो यहाँ पे कवर होगा। नेक्स्ट टाइम से जो भी नेक्स्ट लेक्चर से जो हम आगे एक एक सिलेबस पॉइंट को जो है कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अब हम बेसिक के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो। ओके, जैसे कि आपने अगर क्लास 11-12 में अगर देखा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी आपने किया है, बेसिक स्टडी। वही थोड़ा सा हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे और आगे के टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमने कहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी को कलेक्टिवली हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन इनका कर दे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो भी हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z and it can be written as x plus i y। ओके, तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर नोट किया जाता है। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से नोट किया जाएगा वेयर x इज द रियल पार्ट, वेयर x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट। y कैसा होता है आपका? y इज इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो i होता है, ये i का वैल्यू क्या होता है? सो हियर i इज नथिंग बट अंडर रूट -1। i का वैल्यू जो होता है वो अंडर रूट -1 होता है, जिसको हम इमेजिनरी के लिए यूज करते हैं। इमेजिनरी पार्ट डिनोट करने के लिए i यहाँ पे यूज करते हैं। और ये i इज इक्वल टू क्या होता है? तो ये अंडर रूट -1 होता है। ये बेसिक चीजें आपको पता है, इसलिए हम ज्यादा इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट व्हाट? कॉम्प्लेक्स इज इक्वल नंबर इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, वेयर x एंड y आर द रियल पार्ट्स। ओके, एक्चुअली रियल पार्ट नहीं, दोनों भी रियल नंबर्स होते हैं। i जिसके साथ होता है वो कंप्लीट पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, और सिंपली जिसके साथ i नहीं है वो रियल पार्ट होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हम देखते हैं इसका कॉन्जुगेट। ओके, सो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है? तो कॉन्जुगेट, ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। सो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि सपोज आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है z विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, सो देन conjugate of this z is denoted by z bar and which is given by x minus iy। तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो x माइनस आई वाई होता है। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन जो है आप चेंज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, आपको इसका मिल जाता है यहाँ पे कॉन्जुगेट। तो इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z है 2 + 3i, तो इसका कॉन्जुगेट z बार क्या होगा? तो 2 - 3i होगा, या फिर यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, वाइस वर्सा। तो ये होगा आपका कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आती है। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, ओके, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ये होता है कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ
टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल्सो फॉर द डिवीजन। अगर हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें तो अगेन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। ये प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो उसमें देखो हम देखते हैं कि इक्वालिटी, ओके, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? ओके, जैसे मान लो आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस आई y1 एंड z2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस आई y2। अगर आपके पास इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम इनको क्या कहेंगे कि इक्वल हो गए। ओके, कब इक्वल हो गए? सो z1 इज इक्वल्स टू z2, ये कब पॉसिबल होगा? जब आपके पास x1 इज इक्वल्स टू x2 होगा और y1 इज इक्वल्स टू y2 होगा। ओके, z1 इज इक्वल्स टू z2 इफ एंड ओनली इफ दैट इज x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड y1 इज इक्वल्स टू y2। मतलब रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के हम बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपके इक्वल है। इसको हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके, दैट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो सिंपल चीज़ होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास एक z1 कोई एक नंबर है, मैं एक नंबर के फॉर्म में लिखता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे कहा है सपोज 2 + 3i, और एक आपके पास सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 विच इज सपोज 3 + 4i। कोई एक फॉर एग्जाम्पल हमने कंसिडर दो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर किए और आपको फाइंड करना है z1 + z2, दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो 2 + 3i एंड प्लस 3 + 4i। ओके, अब जब ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है आपका वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। सो 2 + 3 ये बन जाता है आपका विच इज़ 5 एंड प्लस 3 + 4 विच इज़ 7i। सो 5 + 7i विच इज़ दी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 + z2। तो इस तरह से आप एडिशन करते हो। सेम फॉर द सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन भी ऐसे होगा, जहाँ माइनस कर रहे हैं तो ये रियल पार्ट से माइनस होगा, इमेजिनरी पार्ट से माइनस होगा, बाकी प्लस माइनस के रूल आपके जो होंगे वो एज इट इज लगेंगे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आप इस तरह से कर सकते हो। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए वही सेम चीज़ होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा आपको। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम मल्टीप्लीकेशन के लिए। ठीक है, सो दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा? सपोज आपके पास यही दो नंबर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सपोज z1 इज इक्वल्स टू 2 + 3i एंड z2 इज इक्वल्स टू 3 + 4i। ये आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर किए। अब आपको अगर मल्टीप्लीकेशन फाइंड करना है सो देयरफॉर z1 × z2 इज इक्वल्स टू, तो कैसे नोट करेंगे हम? 2 + 3i × 3 + 4i, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो यहाँ पे ये 2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, फिर 3i से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। मतलब एज इट इज जो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला रूल है ब्रैकेट को सॉल्व करने का, वही यूज करो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 × 3 विच इज 6 प्लस 2 × 4i विच इज 8i। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। अब 3i से मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 ये बन जाएगा 3 × 3 9 एंड i। Then 3i × 4i, 3 × 4 that is 12, i × i is what? i²। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे विच इज इक्वल्स टू 6 + 8 + 9, 8 + 9 दैट इज 17i। ओके, और ये i² जो होता है तो i² का वैल्यू क्या होगा? i² का वैल्यू जैसे हमने i क्या कहा था, i इज इक्वल्स टू होता है √-1। तो यहाँ पे i² क्या होगा? तो i² का वैल्यू होता है √-1 और इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, सो i² इज इक्वल्स टू व्हाट? i² इज इक्वल्स टू -1। ये चीज़ आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे i² का वैल्यू -1 होता है, तो -1 × 12 विच इज -12 एंड 6 - 12 इज नथिंग बट -6 एंड प्लस 17i। दिस इज नथिंग बट z1 × z2। तो इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन करते हो और मल्टीप्लीकेशन भी किस फॉर्म में मिल रहा है? विच इज x + iy के फॉर्म में मिल रहा है। मतलब मल्टीप्लीकेशन इज अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें, डिवीजन के लिए भी यही होता है, लेकिन डिवीजन में आपको रैशनलाइज करके जो है यहाँ पे
उसका डिवीजन करना होता है। वैसे ये सभी बेसिक चीज़ें, इसलिए आपको यहाँ पे इस टाइप का कहीं कुछ यूज़ नहीं है, बट ये पता होना चाहिए, कहीं कहीं ये चीज़ें यूज़ हो जाती है। तब ऐसे नहीं होना चाहिए कि सर ये पता ही नहीं था हमें कैसे हुआ क्या हुआ। तो इसलिए हम बेसिक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हुआ सब कुछ आपका बेसिक। इसके आगे जो है आपका अब देखना होता है हमें एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। ओके, देन उसका एम्पलीट्यूड एंड आर्गुमेंट जो होता है आपका, दैट इज पोलर फॉर्म में हम दो चीज़ें फाइंड करते हैं, एक आर और थीटा। ओके, तो ये दो चीज़ें कैसे फाइंड करने, उसके लिए आर्गन डायग्राम्स यहाँ पे एक टॉपिक है आपका पॉइंट, वो डिस्कस करके हम पोलर फॉर्म पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब आर्गन्स डायग्राम। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि आर्गन्स डायग्राम कहेंगे। ठीक है, तो अब ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है आपके पास, दैट इज z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अगर एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, तो कोई एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करें, जैसे कि एक्स और वाई जो है आपके कोऑर्डिनेट हो गए। जो भी एक पॉइंट होगा, सपोज हम उस पॉइंट को P से डिनोट करेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट आप यहाँ क्या लेंगे, हम यहाँ पे एक्स वाई लेंगे। ठीक है, और इसको अगर हम यहाँ से ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, तो ज्वाइंट करने के बाद इसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे आर्गन्स डायग्राम कहते हैं। सपोज ये O है, P, और हम यहाँ पे लेंगे A पॉइंट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर रहेगा आपका, इसे हम यहाँ पे R से डिनोट करेंगे। ये जो आपका एक्स एक्सिस है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये y है, तो ये y एक्सिस को, मतलब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको y से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब इस केस में हम जो है वे ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इस डायग्राम को हम कह रहे हैं आर्गन्स डायग्राम। ठीक है, अब इस आर्गन डायग्राम से क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हम इसका यूज करके जो है आपका मॉडुलस और एम्पलीट्यूड, ये दो चीज़ें फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे जो ये एंगल फॉर्म होता है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसे हम थीटा से डिनोट करेंगे। एंड थीटा इज नथिंग बट द एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब राइट साइड है, उसके साथ जो एंगल फॉर्म होता है वो थीटा होता है। ठीक है, ओरिजिन से जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो आर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने डिनोट किया है, तो अगर इसे मैं इस तरह से डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करूँ तो इस तरह ये डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, सपोज ये जो OP बार है आपका, OP बार कैन बी रिटर्न एज OA बार प्लस AP बार। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको डिनोट करेंगे z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस दिस आई वाई। ठीक है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका इन शॉर्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट इस तरह से होता है। दिस इज नथिंग बट द आर्गन डायग्राम। अब यहाँ से आगे जो है इस पर से हम फाइंड आउट करेंगे आपका मॉडुलस। ठीक है, ओके, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, तो ये मेन आपका पॉइंट रहेगा, मॉडुलस ऑफ z। तो मॉडुलस ऑफ z फाइंड करना है, सो इट इज डिनोटेड बाय मॉड z, ओके, विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय r, मतलब ये वैल्यू फाइंड करना है, एंड विच इज इक्वल्स टू। तो मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, तो मॉडुलस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो जो हम r जो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, OP फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है PAO या OAP। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये जो OP है ये आपका हाइपोटेनस है। ओके, अगर हाइपोटेनस है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे, r² इज इक्वल्स टू x² प्लस y²। तो r का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² होगा। तो जो मॉडुलस ऑफ z है उसका वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। ये डायरेक्टली हमने यहाँ पे नोट कर दिया, दिस इज द मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, और इसके बाद आपका एक नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विच इज एम्पलीट्यूड। ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ z, एम्पलीट्यूड, इसको आर्ग्यूमेंट भी आप आगे कह सकते हो, मतलब थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। सो ये जो थीटा है, ये थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो थीटा इज नथिंग बट, अब थीटा के लिए देखो आपके पास x पता है, y पता है, मतलब ये कुछ ना कुछ तो होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, मतलब कुछ ना कुछ तो नंबर होंगे। अगर ये कोऑर्डिनेट्स पता है तो थीटा का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो हम यहाँ पे रेशो यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड में रेशो मिलता है। ठीक है, तो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, तो यूज करते हैं टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या कहता है कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज y बाय x। तो यहाँ से हम थीटा फाइंड करेंगे, सो देयरफॉर थीटा इज नथिंग बट टैन इनवर्स ऑफ y बाय x। टैन को शिफ्ट किया तो टैन इनवर्स, सो थीटा का वैल्यू मिल रहा है टैन इनवर्स
y/x, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z और एम्पलीट्यूड ऑफ z। ये दो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको मिल गई है और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको मिल चुका है, ठीक है। अब एक चीज़ क्या होता है कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ z हमने बताया, इसका तो एक जनरल फॉर्मूला बता दिया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। बट थीटा क्या होता है? सो फिर थीटा इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, यहाँ से जो एंगल फॉर्म हुआ है दैट एंगल इज नथिंग बट थीटा। बट अब क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं डिस्कस ये कर दूँ आपको, आगे पोलर फॉर्म तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ये बताओ कि थीटा जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ का एंगल है, ठीक है। अगर पॉइंट आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए जो एंगल होगा, जो थीटा होगा, वो थीटा क्या होगा, थीटा यहाँ से शुरू होगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा दिस इज नथिंग बट द थीटा। और इस थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग मेथड यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा उसको अल्फा एज्यूम करेंगे और ये टोटल एंगल जो पाई है वहाँ से माइनस करें। 1 बाय 1 में आगे आपको बताऊंगा कि हर एक क्वाड्रेंट के लिए थीटा कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। पहले पोलर फॉर्म बता दूंगा, पोलर फॉर्म के बाद में जो है थीटा कैसे 4 क्वाड्रेंट के लिए, डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए फाइंड करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिकॉज थीटा जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल है। हर बार यहाँ पे थीटा नहीं होगा, थीटा तो यहीं से शुरू होगा। अगर आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी थीटा यहाँ से आकर के यहाँ तक आएगा, ये कंप्लीट थीटा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ से जाकर के यहाँ तक आएगा, ये थीटा होगा, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करना है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तो सिर्फ यहाँ तक ये याद रखना है हमें, मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब चलते हैं बाकी आगे पोलर फॉर्म देखेंगे और 4 क्वाड्रेंट के लिए कैसे पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।